Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. ओके गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइटिंग टास्क 2 का। और राइटिंग टास्क 2 में हमने जो इसकी सब कैटेगरी जो हमने आज स्टडी करनी है वो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे। इसको समटाइम्स कॉज सॉल्यूशन एसे भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली इसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे कहते हैं। जैसे कि अपने नाम से ये जाहिर हो रहा है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको एज ए क्वेश्चन फॉर्म में उन्होंने डिफाइन की होगी और वो आपसे इन योर आंसर फॉर्म आपसे एक सोल्यूशन इसका मांग रहे होंगे। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने राइटिंग टास्क 2 की एक सबसे पहली जो कैटेगरी है वो हमने की थी, जो कि थी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टाइप ऑफ ऐसे। उसको भी हमने प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग के थ्रू, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के थ्रू हमने उसको सॉल्व किया था। और उसी तरह हम आज राइटिंग टास्क 2 में प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे को लेकर चलेंगे। अपने नाम से जाहिर हो रहा है, हमें इसमें ज़्यादा इसकी आइडेंटिफिकेशन में हमें मसला नहीं होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन स्टेटमेंट जब हम रीड करेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हाँ कोई उन्होंने प्रॉब्लमेटिक किस्म की स्टेटमेंट आपको दी होगी और आपके ओपिनियन के तौर पे यानी वो एक सोल्यूशन आपसे मांग रहे होंगे, यानी इस मसले का क्या हल हो सकता है अगर आप इसका कोई हल निकालें। इसके आइडेंटिफिकेशन में कोई ऐसा मसला नहीं होता कि स्टूडेंट्स इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का हो जाए कि यार हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से टाइप के ऐसे। राइटिंग टास्क 2 में जितने भी टाइप के ऐसेज होते हैं वो सब अपने अपने नामों से जो है वो पता लग जाते हैं, लेकिन राइटिंग टास्क 1 में काफ़ी दुश्वारी होती थी उनके आइडेंटिफिकेशन में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास इसका क्वेश्चन टॉपिक है, ताकि मैं आपको वहाँ से ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूँ कि हमने इसमें क्या करना है, कैसे इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है। अब आपको जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट से नजर आ रहा है, बहुत ही छोटी सी स्टेटमेंट है कि समटाइम्स ये थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। मैंने ज़रा शॉर्ट स्टेटमेंट उठाई है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी बड़ी क्वेश्चन स्टेटमेंट देख के ही भाग जाएं। मैंने बहुत छोटी सी क्वेश्चन स्टेटमेंट उठाई है, लेकिन मैं आपको इसके सारे एस्पेक्ट्स बताऊँगी। आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, टुडे मैनी पीपल डू नॉट नो देयर नेबर्स इन लार्ज सिटीज़। व्हाट प्रॉब्लम्स डज दिस कॉज? What can be done about this? यहाँ से हमें पता चल गया है कि एक क्वेश्चन उन्होंने प्रॉब्लम्स के मुतालिक किया है कि इस स्टेटमेंट से जैसे जो भी उन्होंने एक सिचुएशन बताई है, तो क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो इससे हो सकते हैं और क्या जो सोल्यूशंस हैं वो हम इसके लिए कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। ये तो बहुत शॉर्ट सी स्टेटमेंट है, तो हमें आसानी से समझ आ गई है कि जस्ट उन्होंने नेबर्स के बारे में बात की है कि जाहिर बात है जैसे बड़े बड़े शहरों में इवन किसी को ये नहीं पता होता कि उसके साथ वाले घर में कौन रहता है कौन नहीं रहता। ये काफ़ी जो है वो एक इशू भी होता है, क्योंकि मीनवाइल अगर आपको किसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़े, कोई ऐसी आप पे कोई मुसीबत आ जाए, तो नेबर्स सबसे बेस्ट होते हैं जो आप की हेल्प कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट अपने साथ वालों का, अपने ऊपर नीचे वालों का जो है वो पता होना चाहिए और उनके साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। यही टॉपिक है आज इनका कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी ये बड़े शहरों में कि लोगों को एक दूसरे का पता ही नहीं होता कि नेबर्स में कौन रहते हैं। सबसे पहले वो ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम होती कैसे, यानी क्या ऐसी रीजंस हैं जिस वजह से लोगों को एक दूसरे का पता नहीं होता। मीनवाइल हो सकता है कि उनकी रूटीन ऐसी हो, या उनकी जो है वो हो सकता है कि उनका रहन सहन फ़र्क हो, या उनके मिजाज ना मिलते हों, या कुछ भी ऐसा वट एवर जो भी है वो हम आगे अपने सैम्पल आंसर में डिस्कस करेंगे। और सेकेंड जो उनका क्वेश्चन है वो ये है कि यानी इससे निपटने के लिए क्या हमें सोल्यूशन करने चाहिए कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। हमने अपना क्वेश्चन तो रीड कर लिया है। अब हमने जाना है इसके प्रॉपर फॉर्मेटिंग की तरफ, क्योंकि जब तक हमें इसका प्रॉपर फॉर्मेट, इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा कि हमने अपना आंसर कैसे लिखना है, अपना ऐसे कैसे लिखना है, तो हम अपने क्वेश्चन को सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। गाइस, ये हमारे पास एक प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर है कि हमने इसको कैसे लिखना है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे का प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बताया था, उसी तरह मैं आज आपको इस प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे का भी प्रॉपर स्ट्रक्चर बता रही हूँ। सबसे पहले हमने जो है इंट्रोडक्टरी जो है अपना पैराग्राफ लिखना है, और वो हमारे, जैसे मैं आपको हमेशा से बताते आ रही हूँ सिंस राइटिंग टास्क 1 से, कि वो हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट से ही हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ निकलता है। उसी को जस्ट हमें पैराफ्रेज करके रीराइट करना होता है।
उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है कि हमने जो है वो 2 से 3 जो हैं हमने कॉजेज़ जो हैं वो प्रॉब्लम के सोचने होते हैं और थोड़ा बहुत उनको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए बताया कि हो सकता है उनकी रूटीन ऑफ लाइफ डिफरेंट हो, कोई उनका आना जाना डिफरेंट हो, या फिर उनका माहौल डिफरेंट हो, उनका फैमिली बैकग्राउंड लैंग्वेज वगैरह डिफरेंट हो। मीन्स जैसे कोई कराची का इंसान हो, वो टोटली उर्दू स्पीकिंग होता है, और अगर उसका नेबर कोई पेशावर से बिलोंग करता है, पठान है, तो फिर वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि उनका मीन ऑफ कम्युनिकेशन ही डिफरेंट है। सो इस तरह के आपने जो है वो फटाफट से कॉजेज सोच लेने 2 से 3, और वो आपने लिखनी है अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और हो सके तो एग्जाम्पल भी कोई दे दे। और इसी तरह फिर आपने 2 से 3 जो है वो उसी प्रॉब्लम के जो आपने ऊपर डिफाइन किए हैं आपने सोल्यूशन बता लिए कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और एट द एंड जब आपके दोनों जो पैराग्राफ्स हो जाएंगे, मीन्स पहला तो इंट्रोडक्टरी हो गया, देन आपका बॉडी पैराग्राफ 1 जो है वो आपका कॉजेज से रिलेटेड है, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं जो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, और जो आपका पैराग्राफ 2 है, बॉडी पैराग्राफ 2, उसमें हमने सॉल्यूशंस बता देने हैं। और उसके बाद जो आपका लास्ट पैराग्राफ है वो है कंक्लूजन, कि आप अपने क्या इस टॉपिक के बारे में व्यूज़ देंगे कि आपके ख्याल में यानी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होनी चाहिए, और वाकई सेंस में नहीं होनी चाहिए, हमें एक अच्छा रिलेशनशिप अपने नेबर्स के साथ बिल्ड करना चाहिए। सो वट एवर। सो इसके लिए जो है आपने मिनिमम 250 वर्ड्स कैसे लिखना होता है, एंड यू हैव 40 मिनट्स टू कंप्लीट दिस। राइटिंग टास्क 1 में आपने 150 वर्ड्स कैसे लिखना होता था, और आपके पास जो है वो 20 मिनट्स होते थे, लेकिन आपके पास यहाँ राइटिंग टास्क 2 में 250 वर्ड्स लिखने होते हैं और आपके पास 40 मिनट्स होते हैं। सो सबसे पहले जब भी आप फिर आइडिया लगाएं, आप एक प्लान करेंगे, अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, तो आपने उसकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से करनी है। सो कैसे करनी है, मीन्स जब आप कॉज 1 लिखें तो साथ ही उसका सोल्यूशन लिखते हैं, कॉज 2 लिखें साथ ही उसका सोल्यूशन 2 लिखते हैं। अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे, आप ऊपर सारे कॉजेज बता दें और सारे सोल्यूशन बता दें, वो भी ठीक है, वो भी बात ठीक है, लेकिन एग्जामिनर जब फिर इसको रीड करेगा, तो जब फिर वो ऊपर कॉजेज पढ़ लेगा तो उसे तब तक तो ठीक लगेगा, लेकिन जब फिर वो सोल्यूशन पढ़ेगा, सो अगर आप पहले सोल्यूशन में आप पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हैं, तो फिर उसको ऊपर से जाकर दोबारा से प्रॉब्लम रीड आउट करनी पड़ेगी। सो इस खजालत से एग्जामिनर को बचाने के लिए और अपना इंप्रेशन अच्छा देने के लिए इसका सबसे बेस्ट जो है वो फॉर्मेट ये होता है कि आप जब कॉज 1 लिखो साथ ही उसका सोल्यूशन बता दो, देन आप कॉज 2 लिखो और उसका सोल्यूशन बता दो। सो इस तरह एग्जामिनर को जो है वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई इस स्टूडेंट ने जो है ना इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है और इसने सारी डिटेल साथ ही बता दी है कि ये मसला है, तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए हमें ये सोल्यूशन जो है वो करना चाहिए। सो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर। अब हमने जो है बात करनी है अपने मॉडल आंसर की, और वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो ये हमारा एक मॉडल आंसर है। अपने इसकी लंबाई से बिल्कुल नहीं घबराना कि बहुत बड़ा है, ज़ाहिरी बात है 250 वर्ड्स के ऐसे जब लिखना होता है तो फिर वो बड़ा होता है, लेकिन आपने जो है वो उन्हीं हेल्पिंग वर्ड्स का बहुत ख्याल रखना है, लिंकिंग वर्ड्स का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये आपके बैंड को एकदम बूस्ट देते हैं। बाकी वोकैबुलरी आपकी बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत बेसिक में नहीं होनी चाहिए। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होगा, हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। सो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये, इट इज़ इंक्रीजिंगली कॉमन इन लार्ज अर्बन एरियाज फॉर नेबर्स टू इंटरेक्ट लेस। इन माई ओपिनियन दिस रिजल्ट्स इन ए declining sense of community and the solutions must be individually motivated. सो यहाँ पे उसने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया ख़त्म। सो जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी कि बहुत सारे बड़े शहरों में अब ये देखने में आ रहा है कि नेबर्स का एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं है, सो उसने इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है कि इट इज़ इंक्रीजिंगली कॉमन इन लार्ज अर्बन एरियाज। सो लार्ज अर्बन एरियाज मीन्स जो बड़े शहर है, लार्जर सिटीज़ है। सो सिनोनिम्स का भी अपने खासा ख्याल रखना है। अगर आप इस तरह के सिनोनिम्स यूज़ करेंगे तो आपका बैंड बहुत अच्छा लगेगा। So it is increasingly common in large urban areas for neighbors to interact less. In my opinion, this results in a declining sense of community and the solutions must be individually motivated. So उसने अपना ओपिनियन भी यहाँ दे दिया, जो कि वो आपसे व्यूज़ मांगते हैं कि आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। So now we are moving towards our body paragraph 1, जिसमें कि सबसे बेस्ट यही होता है कि आप प्रॉब्लम भी बताएं और साथ में सोल्यूशन भी बता रहे हैं। देखिए अगर आप पहले खाली प्रॉब्लम्स बताएंगे और नेक्स्ट सोल्यूशन बता देंगे तो इससे भी फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन बस थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि ज़रा मैं थोड़ा यूनिक काम करूं, तो वो यूनिक काम करने की सबसे मेन टिप यही थी कि उस प्रॉब्लम के साथ ही सोल्यूशन बता दें। सो in most cities today, the lack of connection between neighbors has caused less culturally unique neighborhoods. An illustrative counterexample to this would be famous neighborhoods such as Venice Beach in Los Angeles and Greenwich Village in New York City. In the past, individuals living in these areas shared similar values, and that led to a flourishing of a unique culture.
One result of such a sense of community was the beat poets of Greenwich. Related to this is the fading distinctiveness of communities that have value for locals and tourists alike. An individual living in a district in a major metropolis today feels little sentiment for its streets, buildings, and other inhabitants, and therefore derives nearly nothing in the way of a singular shared identity. So, यहाँ पे जो है उसने एग्जाम्पल भी दे दी है. अच्छा, इसने एग्जाम्पल जो है वो न्यूयॉर्क सिटी की दी है. मे बी इसको इसके बारे में नॉलेज ऑफ कोर्स होगा तभी उसने दी है, लेकिन आप अगर चाहो तो आप अपने कंट्री की भी एग्जाम्पल दे सकते हो, किसी फेमस पर्सनैलिटी की, किसी चीज़ की भी, या इंडिविजुअल आप अपनी भी दे सकते हो एग्जांपल, या अपने किसी जानने वाले की भी दे सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी ज़्यादा बड़ मारो, लेकिन चलो इसने मार दी है, अच्छी बात है. अगर आप भी चाहो तो इस तरह की कोई एग्जांपल दे सकते हो, अगर आप भी कोई जानते हो कि कोई इस तरह का वाक़या हुआ हो ऑलरेडी तो. सो यहाँ पे उसने जो है वो एक बता दी है कि स्टेटमेंट दी है, और उसके बाद उसने उसकी एक एग्जाम्पल भी दी है कि उन्हें एक दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं होता था, कोई आइडेंटिटी भी नहीं होती थी. सो नाउ बॉडी पैराग्राफ 2, यानी अब उसने जो है इसके सोल्यूशन बताने, ऊपर उसने प्रॉब्लम बता दी, अब उसने साथ में सोल्यूशन नहीं बताए, वो अब नीचे इसके सोल्यूशन बताएगा. रेमेडीज फॉर द प्रॉब्लम्स डिटेल्ड अबव इन्वॉल्व इंडिविजुअल इनिशिएटिव. सो जैसे देखिए यहाँ उसने वर्ड रेमेडीज यूज़ किया है. रेमेडीज़ का भी मतलब वही होता है कि जो सोल्यूशन, अगर आप बिल्कुल बेसिक यहाँ लिखो सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स डिटेल, तो बहुत बहुत जो है ना आपका बेसिक सा उस एग्जामिनर पे इम्प्रेशन पड़ेगा. वो कहेगा यार इसके तो बिल्कुल 5th क्लास के बच्चों वाली इंग्लिश है. सो इस चीज़ का आपने खासा ख्याल रखना है. अगर आपने ये काम कर लिए हैं कि आपने लिंकिंग वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स और जो आपके ये इस तरह के सिनोनिम्स होते हैं यूज़ कर लिए, वोकैबुलरी आपने अपनी अच्छी रखी, तो आपका बैंड हो ही नहीं सकता कि आपका बैंड जो है ना वो 8 से या 7.5 से एटलीस्ट कम आए, हो ही नहीं सकता. मेरा अपना आजमाया हुआ काम है. So, let's start. Remedies for the problems detailed above involve individual initiative. Governments attempting to contrive a sense of community will likely only provoke backlash. Instead, individuals could choose to live in parts of a city with the heritage that suits them and not join mass movements towards gentrification. A standout example of this would be expatriate enclaves in developing nations. These communities are able to preserve some of their cultural traditions and are entirely the result of individuals choosing to live together with those who represent their values and interests. This could be replicated on a larger scale if city residents choose their homes more thoughtfully and are more respectful of the traditions of any given community. So, यहाँ पे जो है उसने उसका जो ऊपर उसने प्रॉब्लम बताई थी उसी का उसने जो है वो रेमेडी बताई. रेमेडी मीन्स सोल्यूशन बताया. सो आपने इस चीज़ का खासा ख्याल रखना है कि आप ज़रा इस तरह के वर्ड्स जो है ना अगर आप यूज़ कर लेंगे तो एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस हो जाएगा कि भाई इसकी इंग्लिश बेसिक लेवल की नहीं है. सो उसको बैंड भी बेसिक नहीं देना. बेसिक बैंड इज़ 5, 5.5 एंड 6. 6.5 से जब आपका बैंड ऊपर आता है देन यू आर ए कॉम्पिटेंट यूज़र. सो आपका बैंड फिर बहुत अच्छा बूस्ट होता है. सो लास्टली अब आपके पास बात आती है कंक्लूजन की. So in conclusion, the problems stemming from less involvement between neighbors affect the community at large and should be dealt with by those most impacted by the ramifications. In this way, some cultural integrity can be preserved in a globalized world. सो अब आपने इसमें जो है ना ग्रामर की भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं. इवन मेरी फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा होती थी. हम जब इकट्ठे बैठ के कंबाइंड स्टडी करते होते थे इस पर राइटिंग टास्क में, तो उसकी वोकैबुलरी अच्छी होती थी, वो ये हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ड्स सब यूज़ करती थी, लेकिन उसकी ग्रामर गलत होती थी. ग्रामर कैसे कि वो टेंस गलत लिखती थी. जैसे यहाँ पर उसने लिखा है नेबर्स अफेक्ट द कम्युनिटी एट लार्ज एंड शुड बी डेल्ट विद दोज मोस्ट इम्पैक्टेड बाय दी रेमिफिकेशंस. अब डेल्ट का मतलब है डील, डेल्ट, डेल्ट मीन्स उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. सो आपने टेंसेस का बहुत ख्याल रखना है. अगर आप बात अब जैसे ही ऐसे है ही पास्ट सिचुएशन का है, पास्ट टेंस से रिलेटेड है, तो आपने अपने वर्ब की फॉर्म का बहुत ध्यान रखना है. अगर आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सही नहीं है और आप जस्ट सपोज गलत लिख रहे हैं, क्या वो इज़ हो रहा है, आर हो रहा है, रीडिंग हो रहा है, कुछ इस तरह का कुकिंग हो रहा है, शॉपिंग हो रहा है, तो फिर वो वहाँ पर वो उसको हाईलाइट कर देंगे और आपके मुंह में वेंड कर जाएंगे और आप कहेंगे कि यार मैंने वो सब चीज़ें की थी जो हमें बताया गया था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, हमारा बैंड तो नहीं आया. भाई ग्रामर का ख्याल तो अब आपने खुद रखना है.
ज़ाहिर बात है एटलीस्ट जो आइल्स देता है उसने इंटरमीडिएट लेवल तो किया ही होता है। अगर वो कोई बैचलर्स करने बाहर जाना चाहता है स्टडी पर्पज़ के लिए तो ही वो आइल्स करता है। सो इंटरमीडिएट लेवल तक भी आपकी ग्रामर तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एटलीस्ट। चलो ठीक है, आपकी वोकैबुलरी इतनी एडवांस नहीं हो सकती, आपको ये सिनोनिम्स वगैरह पे इतनी नहीं ग्रिप हो सकती, लेकिन आपकी ग्रामर एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक एंड दिस इज़ अबाउट कॉज एंड सोल्यूशन ऐसे मीन्स प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे। सो आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें मिस कर दी है और आपको खुद से उसका नॉलेज है तो ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। हो सकता है कि आपकी टिप किसी और का फ़ायदा कर दे। सो अपनी टिप्स कभी भी देने से शर्माना नहीं चाहिए। इल्म का ख़जाना बांटने से कभी भी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही है। कोई चीज़ हो सकता है कि जो मैं आपको बताऊं आपको उसका नॉलेज ना हो, आपके इल्म में इजाफा होगा, और हो सकता है कि कोई चीज़ आप बताएं और उससे मेरे नॉलेज में इजाफा हो। सो इल्म को कभी भी जो है वो बांटने से शर्माना नहीं चाहिए कि भाई हम तो स्टूडेंट हैं, टीचर तो बहुत पढ़ी लिखी हैं तो हमें तो नहीं कोई चीज़ पता हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कभी कभी यंग जनरेशन को जो है वो कोई ऐसी चीज़ें पता होती है जो हमें नहीं पता होती, और वो जब उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं तो हमें भी समझ आती है और हमारे भी नॉलेज में इजाफा होता है। हम कहते हैं वाओ, ये बात आपको पता थी लेकिन हमने इस चीज़ को कभी इस तरह से नहीं सोचा। सो आपने इस चीज़ में कभी भी नहीं हेजिटेट होना। जो आपको पता है और आपको लगता है कि मैडम ने शायद ये चीज़ डिस्कस नहीं की, आप ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हुआ यहाँ पे ख़त्म। आपको मैंने प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे की जो है वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग भी मैंने आपको बताई है कि उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, और आपको एक अच्छा हिंट भी दिया है कि अगर आप चाहो तो प्रॉब्लम के साथ ही सोल्यूशन भी उसका डिफाइन कर दो, वरना आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे होती है हमारी आज का लेक्चर कंप्लीट। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इससे बिल्ड हुई होगी, और नेक्स्ट वीडियो का आपने ज़रूर वेट करना है नए टॉपिक के साथ, नए उसके ऐसे की टाइप के साथ, उसके एग्जाम्पल के साथ, उसके टिक्स एंड ट्रिप्स के साथ मैं हाजिर होंगी बहुत जल्दी। तो तब तक रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. I hope you like my video. नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।